हेलो, मैं राकेश। जैसा कि कल के क्लास में आपको बताया गया था कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, लेकिन आज के क्लास में हम लोग समझेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम क्या समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, हम लोग फिगर से समझेंगे। उसके बाद समतल दर्पण पे पड़ने वाली लंबवत प्रकाश की किरण का परावर्तन किस प्रकार से होता है। उसके बाद प्रतिबिंब क्या है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखे। पार्श्व परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, गोलीय दर्पण से आप क्या समझते हैं, गोलीय दर्पण से कुछ महत्वपूर्ण गोलीय दर्पण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं उसको समझेंगे। इसके बाद मुख्य फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, हम लोग एक एक करके समझेंगे। पहले मैं अपना फोटो को रिमूव कर लेता हूं, उसके बाद आपको पीछे लिखी हुई चीजें दिखाई देगी। आइए हम लोग देखते हैं कैसे पढ़ना है। जैसे सबसे पहला इसमें पढ़ना है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं। इसमें देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन का नियम जो होता है, जैसे कोई भी प्रकाश जब चिकना सतह पे पड़ता है तो वह रिफ्लेक्ट हो जाता है, अर्थात वह मतलब परावर्तित हो जाता है। तो जिस नियम के थ्रू, जिस नियम के अंतर्गत प्रकाश परावर्तित होता है, उस नियम को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। या इसको बोल सकते हैं परिभाषा के रूल से कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, अर्थात लौटती है। परावर्तित होना यानी लौटना, उन नियमों को प्रकाश का परावर्तन के नियम कहते हैं। आगे आते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम जो होता है दो प्रकार का होता है, लेकिन सबसे पहले देखें कि प्रकाश का परावर्तन किस टाइप से होता है। चित्र के मदद से देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है यह एक समतल दर्पण है। हम बताएंगे आपको कि समतल दर्पण होता क्या है। इस पे देखिए कोई प्रकाश की किरण आया, जो किरण आता है या समतल दर्पण पे जो किरण पड़ता है उसको आपतित किरण के नाम से जानते हैं। और जब यहाँ पड़ा तो नीचे आपका कलई कलई किया हुआ है, अर्थात पेंट किया हुआ है। तो ये प्रकाश जो है पेंट के बाहर नहीं जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा, रिफ्लेक्ट होकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। तो जो किरण आया उसको आपतित किरण बोलेंगे, और जो किरण टकरा के लौट गया इसे परावर्तित किरण बोलेंगे। यानी इस प्रकार से आया और ये रिफ्लेक्ट हो गया। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब खींचा जाता है, जिसको अभिलंब के रूप में जानते हैं। अब आते हैं इसके बाद आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में दो गो कोण बनता है। एक आपतित किरण और एक अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको आपतन कोण बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में आई से सूचित किया जाता है। एक परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण बोलते हैं, इसको शॉर्ट में आर से सूचित किया जाता है। हम तो इस प्रकार से बताए, कुछ शिक्षक आपको उल्टा भी बता सकते हैं। आप रिफ्लेक्ट आपको नीचे से करके बताएंगे, बात बराबर है। प्रकाश की किरण ऊपर से आएगा तो ऊपर चला जाएगा, अगर प्रकाश की किरण नीचे से जाएगा तो रिफ्लेक्ट होकर आपका नीचे ही चला आएगा। इन दोनों में आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। फिर है कि आपतित किरण क्या होता है, अभी तुरंत बताया आपको कि जो किसी सतह पर किरण आती है, पड़ती है, उसको आपतित किरण बोलते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और दूसरा हम आता है कि आपतन बिंदु कौन होता है। यहाँ देखिए आपतित किरण जिस बिंदु पे आपको आया ना, जिस बिंदु पे पड़ा, इस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं। आइए नंबर 3, परावर्तित किरण क्या होता है, अभी तुरंत बताया। परावर्तित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु से टकरा के जो लौटता है, तो ये जो है ना लौटने वाला किरण, इसी को परावर्तित किरण बोलते हैं। आगे आते हैं। फिर आता है कि अभिलंब क्या है। अभिलंब आपको बताए थे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब खींचा जाता है, इसी को अभिलंब के नाम से जानते हैं। नंबर 5, आपतन बिंदु क्या है। आप आपतन कोण क्या है। आपतन बिंदु तो आपको हम बता दिए, आपतन कोण क्या है ध्यान दीजिएगा, अभी तुरंत बताए कि आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच में एक कोण बनता है जिसको आई से डिनोट करते हैं, इसको हम आपतन कोण कहते हैं। फिर आपको आएगा परावर्तन कोण क्या है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण कहेंगे। यहां तक आप समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं, परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। अब आता है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपसे पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आप बताइए कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम जो होता है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब या लंब भी लिख सकता है, तीनों एक ही तल में या तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये पहला नियम है।
दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर इसको लिख सकते हैं, यानी कोण आई कोण आर के बराबर होता है। ये आपको प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में आता है। फिर आता है कि समतल दर्पण क्या होता है। जैसे बात अभी कुछ देर पहले हम समतल दर्पण को यूज किए थे ना, तो उसी को समझें कि समतल दर्पण होता क्या है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल, उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसके बाद का जो क्वेश्चन है ये बता रहा है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश के किरण का परावर्तन किस प्रकार से होता है। देखिए अभी कुछ देर पहले जो आपको पिक्चर दिखा रहे थे, इसमें था कि समतल दर्पण था लेकिन इसमें प्रकाश की किरण लंबवत नहीं पड़ा था, ये तिरछा आया था। तो जब तिरछा आया था तो रिफ्लेक्ट होकर तिरछा ही निकलेगा। लेकिन समतल दर्पण में क्या होता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण लंबवत पड़ा, ये फिगर ऐसे है, कोई शिक्षक आपको इस प्रकार से बताएंगे, जैसे यहां बना के बता देते हैं, नीचे से आपको कलर किया रहेगा, कोई इस प्रकार से ऊपर से बताएंगे। बात बराबर है, मेरा लंब जैसा नहीं लग रहा लेकिन आप लंब समझेंगे क्योंकि पेन से लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। आगे समझे कि ये समतल दर्पण है, इस पे कोई प्रकाश की किरण लंबवत आया, तो ये बोलता है कि अगर कोई समतल दर्पण पे कोई प्रकाश की किरण लंबवत पड़ते तो उसी पथ पे वापस लौट जाती है, जिस पथ से वो जाती है उसी पथ से वापस लौट जाते हैं। यही सवाल था कि जब समतल दर्पण पे कोई प्रकाश की किरण या कोई प्रकाश लंबवत पड़ेगा तो उसका परावर्तन किस प्रकार से होगा। तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। अब समझिए कि जब इस पथ पे गया और इसी पथ पे वापस लौट गया, यहाँ पे तो आपतित किरण भी यही हो गया, परावर्तित किरण भी तो यही हो गया। तो आपतित किरण यही हो गया, परावर्तित किरण यही हो गया, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण भी तो यही हो गया, ये आपतन बिंदु पे आपका। तो यहाँ तो आपतन कोण परावर्तन कोण तो बनेगा ही नहीं, बनेगा भी तो 0 डिग्री के समान बनेगा। इसीलिए बोला जाता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान इसमें 0 होता है। पहले से तो हम जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से कि मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, लेकिन यहाँ जब समतल दर्पण पे लंबवत पड़ा तो आपतन कोण का मान कितना होगा 0 और परावर्तन कोण का मान कितना होगा 0। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कि प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज। अब बोल सकते किसी बिंदु स्रोत से, बताए थे प्रकाश स्रोत क्या होता है, उसी प्रकार से बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से जाती आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जिस बिंदु पे आके मिलेगा या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगा उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि प्रतिबिंब जो है ना, ये 2 प्रकार का होता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। पहला प्रतिबिंब है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज बोल सकते हैं। अतः वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना, आप इसको बोल सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आप इसको नोट में लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है तथा वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा ना उसको आप पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं, और ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है हमेशा वस्तु से उल्टा बनता है। आपको बताएंगे जब इसका इमेज पढ़ाएंगे ना तो आपको अच्छा से बताएंगे। आगे आता है कि आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब का एक नाम और है काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको बोल सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसका नोट में देखें कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं प्राप्त किया जा सकता है। यह जो है आभासी प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। इसमें लगता है अगर हम छोटा बोल देंगे तो आप समझिएगा यहाँ उल्टा होगा, छोटा नहीं होगा। आगे नोट में कि आभासी प्रतिबिंबों को सदा बिंदुओं या टूटी रेखाओं से, जो आभासी प्रतिबिंब रहेगा ना उसको रियल लाइन से नहीं दर्शाएंगे, टूटी फूटी रेखा से दर्शाएंगे। आपसे पूछेगा कि कौन सा प्रतिबिंब को सदा बिंदुओं या टूटी रेखाओं से दर्शाया जाता है, तब बोलिए कि आभासी प्रतिबिंब को। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखें। जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है ना उसका विशेषता बताएंगे। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता निम्नलिखित है। पहला जो विशेषता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है ना वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। आगे नंबर 2 जो है
प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगर 5 फीट का प्रतिबिंब है तो वस्तु है तो प्रतिबिंब आपको 5 फीट का ही बनेगा। आगे आता कि प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। जैसा वस्तु रहेगा वैसा ही प्रतिबिंब इसमें बनेगा। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा आता है। पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब होता है ना कि लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट। इस फिगर में आप देख सकते हैं, आपके लिए इमेज बना दिया। अगर इस प्रकार से नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ आप समझेंगे, जैसे आर लिखा है ना, आर, इस आर को अगर आप इस टाइप से लिख दिए तो ये जो है पार्श्विक परिवर्तन होता है, यानी पार्श्व परिवर्तन होता है, यानी लेफ्ट वाला राइट, राइट। उल्टा का मतलब ही नहीं कि ये जो आदमी है उसको ऊपर और नीचे कर दीजिए, पैर ऊपर कर दीजिए, मुड़ी नीचे कर दीजिए, ऐसा नहीं। उल्टा का मतलब लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट। आइए नंबर 4, प्रतिबिंब आभासी होता है, और इसमें जो प्रतिबिंब होता है ना आभासी होता है, अतः इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब आभासी होता है, इसको पर्दा पे हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। अगला था, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। ये जो दर्पण है ना, अगर इससे जितना आप आगे रहिएगा प्रतिबिंब उतना ही आपसे पीछे बनेगा। आगे आता है कि पार्श्व परिवर्तन से आप क्या, अभी बताया आपको कि वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है, इसी को पार्श्व परिवर्तन यानी पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। लेफ्ट वाला राइट दिखेगा, राइट वाला लेफ्ट दिखेगा, इस प्रकार के परिवर्तन को पार्श्विक परिवर्तन कहते हैं। आगे आते हैं, यहां से आता है गोलीय दर्पण क्या होता है, या गोलीय दर्पण से आप क्या समझते हैं। इसी में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ना है। सबसे इसके बारे में आपको 2-3 तरीके से हम लिखते हैं। पहला लिखे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। दूसरा तरीका से गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। तीसरे तरीके से गोलीय दर्पण प्राय कांच के एक टुकड़े को रजित यानी कलई या एक तरीके से बोल सकते हैं रंग करके बनाया जाता है, जो एक खोखले गोले का भाग होता है। आगे आता है कि गोलीय दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव मिरर, उत्तल दर्पण को बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। अब आता है कि अवतल दर्पण क्या होता है, व्हाट इज कनकेव मिरर। आप इसको बोलते हैं वह गोलीय दर्पण या वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ। अच्छा, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, ये बार बार यूज होगा आपको फिजिक्स में और कई बार यूज हो चुका है। तो परावर्तक पृष्ठ का मतलब होता है ना, पहले इसको समझ लेंगे कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है वह अवतल दर्पण होता है। परावर्तक पृष्ठ का मतलब होता है कि जिस साइड से पेंट नहीं किया हुआ है। अगर परावर्तक बोल दिया कि परावर्तक का मतलब कि जैसे इधर हम पेंट कर दिए, इसके अंदर में पेंट नहीं तो अंदर वाला जो भाग है वो आपका परावर्तक पृष्ठ होगा। आता नंबर 2, ये जो है ना अवतल दर्पण को आप देखिएगा कि इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ है। ये देखिए बाहर से तो आपका कलई किया हुआ और जिधर से कलई अर्थात रंग नहीं किया वो देखिए अंदर की ओर धंसा, इसको अवतल दर्पण बोलेंगे। आगे था उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो उत्तल दर्पण कहलाता है। देखिएगा ये बाहर की ओर उभरा हुआ, इसको आप ऐसा भी बना सकते हैं, कलर अंदर से कर दीजिए बाहर की ओर, जिधर से पेंट नहीं किया वो उभरा रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा बाहर की ओर देखिए उभरा हुआ है, आप अच्छा से देखिए, और अंदर की ओर क्या है ये पेंट किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, फिर आता कि जो कांच का टुकड़ा होता है ना, अगर कांच के टुकड़ा को बाहरी सतह से अगर आप पेंट कर देते हैं तो वह अवतल दर्पण बन जाता है, और उसी टुकड़े को अगर मतलब भीतरी सतह से रचित करते हैं पेंट करते हैं तो उत्तल दर्पण का निर्माण करता है। जैसे आप यहाँ समझिएगा, ये आपका एक तरीके से गोलीय दर्पण का फिगर है। इसमें अगर आप बाहर से अगर कलई कर दिए ना, देखिए राइट साइड में जो है, तो ये अवतल दर्पण का रूप धारण कर ले, यहाँ पे देख सकते हैं। और अंदर से अगर कलई कर दिए है ना तो ये उत्तल दर्पण का रूप धारण कर लिया। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो है या गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहला परिभाषा जो आता है ये ध्रुव है, जिसको बोलते हैं पोल, इंग्लिश में पोल होता है। बोलता है कि पोल क्या है, ध्रुव क्या है। आप इसको बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये जो गोलीय दर्पण होता है ना, इसका परावर्तक पृष्ठ ये जो है ना, इसका केंद्र यही आपका ध्रुव कहलाता है। इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। आगे पढ़ते हैं कि वक्रता केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ समझेंगे कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का एक भाग होता है या भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। कहीं कहीं हिंदी आपको मिस्टेक हो गया है, उसको आप सुधार लेंगे
आप अगर नोट्स बनाए तो उस समय कॉपी लेके बैठे और बढ़िया से आप एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए नोट करें। नहीं तो आपको पीडीएफ हम आपको डाल देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, या आपको डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। आगे नंबर 3, मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष का इंग्लिश होता है प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष का एक नाम और है जिसको लिखते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। गोलीय दर्पण का ध्रुव या तो P इधर से लीजिए, इधर से, और वक्ता केंद्र आपका C, इसको जो मिलाता है ना, जो सीधा रेखा मिलाने वाला है, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, अर्थात मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं। आगे आता है कि वक्ता त्रिज्या क्या होता है। देखिए, आपको समझदारी के लिए बता देते हैं कि अगर आप परिभाषा ना भी याद रखे, केवल फिगर को अगर आप समझ ले, ये वक्ता केंद्र होता है और वक्ता केंद्र है और ये है, तो यहां से लेके यहां तक की जो आपका दूरी होता है, ये आपका हो जाता है वक्ता त्रिज्या का काम करता है। यहां समझेंगे, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के त्रिज्या वक्ता त्रिज्या। जैसे कोई गोला है, पूरा आपका होता है व्यास होता है, इसका हाफ जो होता है केंद्र देख रहे हैं ना, इधर भी त्रिज्या इधर भी त्रिज्या हो गया, तो जो ये गोले का त्रिज्या होगा वही आपका वक्ता त्रिज्या कहलाएगा। अगला आता दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा का प्रभावी व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। जैसे आप यहां से यहां तक अगर आप मिला देते हैं इस प्रकार से, या जो ऐसे है, तो ये जो है ना, यही आपका दर्पण का द्वारक कहलाता है। या तो इस प्रकार से दर्पण रहेगा, या तो दर्पण इस प्रकार से रहेगा, ये आपका द्वारक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका दर्पण का मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं? देखिए, सबसे पहले इसका हम परिभाषा समझेंगे। दर्पण का मुख्य फोकस आप अवतल में भी समझेंगे और उत्तल में भी समझेंगे। यहाँ देखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद या तुरंत बाद, जिस बिंदु पर मिलती है किस में मिलेगी? अवतल में मिलती है और उत्तल में मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जिस बिंदु पर मिलती है अर्थात अवतल की बात कर रहा है, या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, मतलब कि उत्तल का बात कर रहा है, उत्तल का बात कर रहा है, प्रतीत होती है, वह मुख्य फोकस कहलाता है। यानी यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो अवतल दर्पण है ना, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रहा है, जब इससे टकराया तो इधर तो कलर किया हुआ है, इधर तो जाएगा नहीं प्रकाश, तो टकरा के वापस लौटेगा। मतलब एक ऊपर से लाया नीचे से लाया, आपको कितना प्रिंसिपल एक्सिस से आप लाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर लाएंगे, तो आप देखिएगा कि टकरा के आपको यहीं से एफ से ही गुजरेगा। तो ये जो एफ है यही इसका मुख्य फोकस कहलाता है। उसी प्रकार से इधर देखिएगा कि इधर से कोई प्रकाश की किरण आया तो जाना चाहिए था सीधा, लेकिन उधर तो पेंट है तो नहीं जाएगा, तो यहां से देखो दिख रहा है कि लगता है कि एफ से प्रकाश की किरण निकल रहा है या निकलती प्रतीत हो रहा है, यही आपका मुख्य फोकस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? दर्पण का फोकस दूरी से आप क्या समझते हैं? देखिए, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, जैसे उठा लेते हैं कि कोई अवतल दर्पण है, अच्छा से आप लोग देखेंगे, ये अवतल दर्पण है, ये आपका प्रधान अक्ष, ये आपका पोल है, हम एफ मान लिए। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि फोकस दूरी क्या होता है। ये तो आपका मुख्य फोकस होता है, लेकिन फोकस दूरी क्या होता है? तो ये मुख्य फोकस है ना, और दर्पण का ध्रुव है, तो मुख्य फोकस से लेकर दर्पण के ध्रुव की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, यहां से यहां तक। इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से, ध्रुव का आपको पी से, वक्ता केंद्र को आपको सी से, वक्ता त्रिज्या को कैपिटल आर से। आगे आता है कि जो फोकस दूरी जो है ना, वक्ता त्रिज्या की दुगना होता है। जैसे कहने का मतलब, इसको उल्टा भी समझ सकते हैं कि जो वक्ता त्रिज्या जो होता है ना, फोकस दूरी का मतलब दुगना होता है, या फोकस दूरी जो होता है वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पे समझेंगे हम लोग, लगता है इसके पिछले में थोड़ा सा हम गलती बोल दिए, अगर गलती बोल दिए तो उसके लिए सॉरी। यहाँ समझेंगे कि जो आर जो होता है ना, आर बराबर 2f होता है। इसका मतलब होता है कि वक्ता त्रिज्या जो होता है ना, फोकस दूरी के दुगना होता है, या बोल सकते हैं कि f बराबर r/2, दो गुना में तनिचा के भागा में बोल सकते हैं कि जो वक्ता फोकस दूरी जो है वक्ता त्रिज्या के आधा होता है। जैसे आप त्रिज्या और व्यास में आप पढ़े हैं ना, क्या होता है कि त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है कि व्यास के आधा त्रिज्या होता है, या त्रिज्या के दुगना आपका व्यास होता है। उसी प्रकार से ये तो एक फॉर्मूला बनता है कि f बराबर r/2 या r बराबर 2f।
कहीं कहीं सवाल में दे देता कि किसी गोलीय दर्पण का फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्ता त्रिज्या कितना होगा। वक्ता त्रिज्या मतलब बड़ा वाला पूछ रहा है, तो या वक्ता त्रिज्या तो फोकस दूरी का दुगना होता है, तो 16 दूना 32 हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहा, फिर आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। जो आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा उसको हम डील करेंगे।